देखो यार, अभी तक आपने बहुत सारे हाई वेटेज टॉपिक वाले वीडियोस देखे होंगे और उन सब वीडियोस में तुमको चैप्टर वाइज वेटेज बता दिया जाता है और बता दिया जाता है हाँ ठीक है, जेनेटिक्स आप पहले कर लीजिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी आप उसके बाद कर लीजिए, प्लांट फिजियोलॉजी उसके बाद कर लीजिए, सेल बायोलॉजी उसके बाद कर लीजिए, क्योंकि यहां से ज्यादा नंबर में सवाल आते हैं। बट एक चीज जो मिस आउट कर देते हैं लोग वो ये है कि उस चैप्टर को करने में टाइम कितना लग रहा है वर्सेस उस चैप्टर से सवाल कितने आ रहे हैं। मैं एक फिजिक्स का एग्जांपल लेता हूं, जैसे रोटेशनल मोशन से 3 सवाल आते हैं, सेमीकंडक्टर से भी 3 सवाल आते हैं। अब सेमीकंडक्टर को करने मुझे 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा, वही रोटेशनल मोशन करने में मुझे 1 वीक का टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करना पहले प्रेफर करूंगा, है ना। उसी बेसिस पे हमने आपके लिए एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, जिस लिस्ट की मदद से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो कम टाइम में आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी देख पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और ऐसा वीडियो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए तो फटाफट कमेंट सेक्शन में फिजिक्स या केमिस्ट्री डाल दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 1-2 दिन में ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए बायोलॉजी की प्रेफरेंस लिस्ट की आज बात करते हैं। तो देखो यार, बायोलॉजी में लगभग जो 30% तुम्हारा सिलेबस है वो बहुत चुन्नू मुन्नू चैप्टर्स हैं, जहां से आप कम टाइम में बिना गलती किए अच्छे नंबर ला सकते हैं। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं सीक्वेंस वाइज तुमको ऐड कर देता हूं, तुम्हें मार्क्स भी बता दूंगा किससे कहां से कितने मार्क्स आएंगे और किस तरह के सवाल आते हैं वहां पे, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर जो है सर आपका वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सब के सब रट्टाफिकेशन चैप्टर है जिसको हम छोड़ देते हैं। हमको लगता है अरे हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से आता है, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप गलती कर सकते हो, इन चैप्टर्स में आप गलती नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इससे बेयर मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे आप 8 मार्क्स अटेन कर पाएंगे। और इसमें ज्यादातर सवाल या तो एग्जांपल्स पे आते हैं या वायरस वायरॉइड प्रायंस पे आते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं बनता कि जिसको तुम गलत कर दोगे, और ये 100% एनसीईआरटी से होता है। तो अगर तुम किसी का भी वन शॉट एनसीईआरटी रिव्यू देख के पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे तो ये 8 नंबर आप 100% सिक्योर कर लेंगे। तो दैट इज द फर्स्ट चैप्टर दैट यू शुड डू इफ यू हैव नॉट डन इट, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका एनिमल किंगडम। अब बोलोगे अरे सर बहुत याद करना पड़ता है इसमें, जी इसमें बहुत याद करना पड़ता है, बट इससे आपके 4 सवाल बनते हैं, दैट इज फॉर 16 मार्क्स, ठीक है। और यहां भी आप गलती नहीं करेंगे। इस बार सिर्फ एक स्यूडोसिलोमेट वाला सवाल आ गया था जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, जिसमें गलतियां हो गई, नहीं तो ये भी 100% एनसीईआरटी से ही आता है। यहां भी आपकी गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो प्लीज इसको भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तीसरा चैप्टर आता है, मैं आपको टॉपिक वाइज ही बताऊंगा इसमें कौन सा टॉपिक से सवाल ज्यादा आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तीसरा जो आता है दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब यहां भी तुम्हारे जितने एग्जाम्पल्स हैं वहां से सवाल आता है, और यहां से भी आपके 4 सवाल आते हैं। यहां से भी आप 16 मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं। तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। यहां पे याद रखिएगा ओनली सोलानेसी प्लांट फैमिली जो नए वाले हैं, ठीक है, उसको मत कीजिएगा। अगर आपको करना है प्लांट फैमिली, सिर्फ 2 प्लांट फैमिली कीजिएगा, एक फैबेसे, ठीक है, और एक सोलानेसी। बाकी मालवेसे एस्टरेसे वगैरह नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेग्यूमिनेसे ही तुम्हारा फैबेसे हो गया, वो पुरानी एनसीईआरटी में था, इस पर कभी सवाल नहीं आएगा, मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो एडेड टॉपिक के चक्कर में मत पड़िएगा, सिर्फ मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट के एग्जांपल्स अच्छे से कर लो और प्लांट फैमिलीज अच्छे से कर लो, तुम्हारे यहां पे भी 4 नंबर इंश्योर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप आ जाइए आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, प्लांट ग्रोथ। अब यहां पे भी तुम्हारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से सवाल आ जाता है, ठीक है। और यहां पे भी तुम्हारे 2 सवाल आते हैं और ये भी 8 नंबर का तुम्हारा हो जाता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं पहले तुमको इजी चैप्टर्स बता रहा हूं जिसको कम इनपुट में, जिसमें गलती नहीं करके आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं बनते, इसलिए मैं पहले ये रट्टाफिकेशन चैप्टर से आपको रेकमेंड करूंगा, ठीक है। अब इसमें एक चैप्टर जो ऐसा आता है यहां पे जो आपका रट्टाफिकेशन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, और उसके लिए आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एक एडेड टॉपिक, एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर मैं बोलूंगा जिसको थोड़ा आप डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्योंकि यहां पे इनपुट तो आपको लगेगा, ठीक है, बट यहां से
आप एक और चैप्टर निकाल लेंगे बहुत अच्छे से, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जहां से आपको सवाल आ जाता है। बोलोगे सर सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ ले तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका जो है, ये दो चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन दोनों को मिला के आपके 6 सवाल आते हैं। दैट इज आपका 24 मार्क्स का ये वाला मॉड्यूल तुम्हारा हो जाता है। तो दिस ऑल्सो बिकम्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं और कौन सा हो सकता है। और अगर हम बात करेंगे आपका एक और चुन्नू मुन्नू सा चैप्टर, कितने हमने इसमें ऐड किया, नंबर नहीं ऐड करना, चलो ठीक है। एक और चुन्नू मुन्नू सा चैप्टर जिसपे हर साल सवाल आता ही आता है, माइक्रोसिन ह्यूमन वेलफेयर। इससे भी एक या दो सवाल आएगा ही आएगा, 100%, मतलब हर साल आया है। और इससे जो सवाल आता है एग्जैक्टली एग्जाम्पल पे आता है, तुमको पता है कौन क्या बनाता है, ठीक है। और एज इट इज डायरेक्टली सवाल आता है, तो ये भी मतलब मार्क्स फैक्ट्री है, ठीक है। फिर इसके साथ तुम बायोटेक्नोलॉजी यानी से एप्लीकेशन कर लो, यहां भी एक से दो सवाल आता है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से कम सवाल आता है, एप्लीकेशन से ज्यादा सवाल आता है। और इसके बाद फिर तुम इकोलॉजी कर लो पूरा का पूरा, दैट इज 3 चैप्टर, ठीक है। और अब तो इकोलॉजी का सिलेबस और छोटा कर दिया गया डिलीटेड टॉपिक के बाद, ठीक है। तो इकोलॉजी से तुम्हारे कम से कम 6, दैट इज 24 मार्क्स, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी यानी एप्लीकेशन से कम 2 सवाल, या इन दोनों को मिला दो तो तुम कम से कम 3 सवाल तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, दैट इज योर 12 मार्क्स। सबसे पहले जो बच्चे 0 लेवल पे हैं उनको इन टॉपिक्स को पहले करना चाहिए, और फिर जाके प्रायोरिटी ऑर्डर में दूसरे टॉपिक्स करना चाहिए, जहां पे अब आ जाएगा फिर आपका प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम से भी आपके 2 सवाल आएंगे, और आपका आ जाएगा एनाटमी, प्लांट एनाटमी। प्लांट एनाटमी जो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, बट इसमें डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम है ना, इस पे सवाल आ जाता है। प्लांट एनाटमी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, मतलब प्लांट एनाटमी जो टिश्यू वाला पार्ट है वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया, एडेड टॉपिक का पार्ट है, ठीक है। तो प्लांट एनाटमी से भी आप 8 मार्क्स का क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। तो दिस शुड बी योर फेज 1 ऑफ योर स्टडी, एंड देन यू शुड स्विच टू कॉन्सेप्चुअल। इससे क्या है कि कम से कम 150-200 नंबर तुम्हें बायोलॉजी में आएंगे। बहुत कम बच्चे होंगे अभी भी जिनके 200 से ऊपर बायोलॉजी में नंबर आते हैं, ठीक है। तो पहले ये चैप्टर्स आपको सिस्टमैटिक तरीके से कर लेने चाहिए, तब जाके आपको कॉन्सेप्चुअल चैप्टर पे हाथ लगाने चाहिए। और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर का भी सीक्वेंस आपको कौन सा पहले करना है वो हम अभी टॉपिक वाइज सीक्वेंस में बता देंगे, ठीक है। चल अब आते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक में कितना काम का चीज है, वो चीज आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आ गया मेरा, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड से एक सवाल आता है, दैट इज 4 मार्क्स, ठीक है। और यहां पे एक एडेड टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज लिविंग, वो आपको करना है, ठीक है। इसका पूरा पीडीएफ तुमको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज t.me/आनंद, तो नहीं हो तो वहां पे चले जाइए, और इसी को अपने बायोलॉजी का चेकलिस्ट बना के रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगेन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, कहां पे सवाल आता है तुमको दिख रहा है, किंगडम मोनेरा से सवाल आ रहा है, और वायरस वायरोइड प्राइम से आ रहा है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को मुझे बहुत ज्यादा टाइम देके अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। प्लांट किंगडम में कहां से सवाल आ रहा है, एल्गे से, आपको पता ही होगा एल्गे से ज्यादा सवाल आता है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म से सवाल आता है, ठीक है। यहां पे एक चीज आपको ऐड करके पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट आपको इसको करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल समझने के लिए, और इस पे सवाल आ सकता है। मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहाँ है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहाँ है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहाँ है, ये सब चीज बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। एनिमल किंगडम आपको पता ही है, क्लासिफिकेशन पे आता है। यहां पे भी आपके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल्स को कंपैरेटिव टेबल अगर बना लो तुम, ठीक है, तो तुमको जल्दी याद होगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। फिर आ गया प्लांट मॉर्फोलॉजी, आपको मैंने बता ही दिया। प्लांट मॉर्फोलॉजी में तुम देखो कहां से सवाल आता है, सारे एग्जाम्पल्स है ना। सबसे ज्यादा फ्लावर के प्रेजेंटेशन वगैरह पे है ना, टाइप्स ऑफ फ्लावर, इन सब पे देखो कितना सवाल आता है, और पिछले 10 साल में कितने सवाल आए तो तुमको समझ में आ जाएगा मैथ्स, ठीक है।
अगेन यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे टिश्यू आपको एडेड पढ़ना है, जो आपके ऐड नहीं है, ठीक है, ये टिश्यू आपको पढ़ना है। और उसके बाद भी यहाँ पे जो है टिश्यू पे भी सवाल आता है, और एनाटमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट है ना, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट सेम, मोनोकॉट सेम, यहाँ से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी एनिमल टिश्यू आपको पढ़ना है, एनिमल टिश्यू इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें आप सेल जंक्शन भी पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कॉकरोच भी पढ़ना है, और फ्रॉग तो आपके है ही, ये फ्रॉग तो आपको पढ़ना ही है। फ्रॉग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्रॉग से हर साल 1 से 2 सवाल आया ही आया, तो फ्रॉग भी आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेल में। आप देखो सेल में कहाँ से सवाल आता है, सेल में सबसे ज़्यादा सवाल आता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से, है ना, तो आप यहाँ को इस पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद सेल में ज़्यादा सवाल आता है न्यूक्लियस से, इस पे आप ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो सेल पे भी आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल में सबसे ज़्यादा सवाल आता है एंजाइम से, ठीक है, तो एंजाइम्स आप अच्छे से कर लीजिए, उसमें खास करके कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाहर से थोड़ा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में देखो एम फेज से माइटोसिस और मियोसिस 1 से सवाल बहुत ज़्यादा आता है। मियोसिस 1 के खास करके तुम्हारा डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन पे सवाल आता है, और एक ही तरह के सवाल हर साल रिपीट हुए हैं, तो ये चैप्टर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं। याद रखिएगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, ठीक है। फिर आगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको करना ही करना है। फोटोसिंथेसिस में भी देखो कहाँ सवाल आता है, C4 पाथवे से आता है, और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस से भी सवाल आता है, और ETS से भी सवाल आता है, ठीक है, ज़्यादातर। तो ये 3 आपको बहुत अच्छे से करने होंगे। अगेन ये सब कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें थोड़ा तुमको NCERT के डीप जाना पड़ेगा, ठीक है। सेम अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन पे सवाल आता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से भी सवाल आता है, और रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट से भी सवाल आता है, कितना कितना एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हुआ है। अगेन ये भी आपको अच्छे से डिटेल में करना चाहिए। फिजियोलॉजी प्लांट हो या ह्यूमन हो, आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था PGR में तुम देखो कितने सवाल आए हुए हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपको बहुत अच्छे से करने चाहिए, ठीक है। फिर अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको डिटेल में तसल्ली से अच्छे से करना चाहिए, और खास करके इसमें भी बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखो, एक तो कि सारे डिसऑर्डर्स, अगर मान लो कि सारे डिसऑर्डर्स मैं याद कर लेता हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो कम से कम 2 से 3 सवाल डिसऑर्डर्स पे ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 मार्क्स सिर्फ डिसऑर्डर्स अगर मैं कर लेता हूँ तो यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। जॉइंट्स पे 1 से 2 सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन, यानी 4 मार्क्स पकड़ लेते हैं जॉइंट से, ठीक है। और उसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पे सवाल आता ही आता है। मैं इसमें भी सिर्फ तुमको रटने वाला पार्ट बता दे रहा हूं कि इससे भी 4 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी करो, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं रेकमेंड करूंगा, आप मेडिकल कॉलेज में आगे जा रहे हो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आप डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर तुमको मुझसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक अलग से कोर्स ला दूंगा, जहाँ पे मैं आपको पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा दूंगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताना भूल गया कि बेटा हमारा 1 नवंबर से, अगर तुम मान लो कि अपने से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम अपने से तैयारी तुम्हारी अच्छी नहीं चली, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, वहाँ पे तुम लैग ज्वाइन कर रहे हो, तो 1 नवंबर से मेरा एक बैच आ रहा है ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब मेरा रेसिडेंशियल कैंपस है, जहाँ पे ऑफलाइन प्लस हॉस्टल एक ही कैंपस में, और यहाँ पे हम 10 घंटे प्लस का शेड्यूल बनाते हैं, और यहाँ पे आपको हम उसी तरीके से पढ़ाते हैं। तो अगर इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर है 9007002666, इस पर कॉल करके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। 27 सीट्स और बची, हम इस बैच में सिर्फ 200 बच्चों को एनरोल कर रहे हैं। एक बैच ऑलरेडी भर गया, दूसरे बैच में 27 सीट बढ़े, और इसकी फीस भी हम बहुत कम रखे हैं, नॉमिनल 50,000 रुपये ट्यूशन फी है, 50,000 रुपये हॉस्टल है फॉर 1 नवंबर टिल द टाइम यू आर नॉट गिविंग योर एग्जाम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी आप देख लो, मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे सवाल आता है, ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सवाल आता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पे ज़्यादा सवाल आता है, ठीक है। यहाँ पे भी तुम देखो डिसऑर्डर पे सवाल है। डिसऑर्डर पे देखो हर बार
यहाँ पे डिसऑर्डर पे सवाल आया, यहाँ पे भी डिसऑर्डर पे सवाल आया हुआ, ठीक है। और सर्कुलेटरी पाथवे पे सवाल आता है अगेन, यहाँ पे ईसीजी कार्डियक साइकिल अच्छे से पढ़ना आप डिटेल में, ठीक है। फिर अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ भी देखो डिसऑर्डर से सवाल आया हुआ है ज़्यादा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या रीअब्जॉर्ब होता है, क्या सिक्रीट होता है, उस पर सवाल आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आप जॉइंट्स, जैसा मैंने आपको बताया था, और डिसऑर्डर्स पे ज़्यादा सवाल आता है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को भी आप पहले कर लो। अगर कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर के कौन से टॉपिक को पहले करें जो फ्री टॉपिक है, ठीक है, तो वो भी मैं भेज दूंगा तुमको टेलीग्राम पे कि इन टॉपिक्स को पहले करो, और ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है। वैसे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी तुम टाइम देके अच्छे से कर ही लो, ठीक है। अभी तुमको दिवाली ब्रेक भी मिला है, तो इसमें तुम डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी कर सकते हो, ठीक है। न्यूरल सिस्टम में भी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स पे सवाल आता है, सीएनएस पे बहुत ज़्यादा सवाल आएगा नहीं। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी नहीं है और तुम्हारे एडेड टॉपिक में बट नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन पे सवाल आता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। और ये सबसे इजी चैप्टर भी है क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इसी के डिसऑर्डर से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, तो दिस शुड बी योर प्रायोरिटी 1 इफ यू आर डूइंग ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले, ठीक है। तो इसको पहले कर लेना, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइनमेंट अगेन इन पे भी, इस पे पॉलन पे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे, इस पे सबसे ज़्यादा सवाल आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कौन से एनसीईआरटी से करना है, कौन से आउट ऑफ एनसीईआरटी भी करना है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगेन इसको डिटेल में कीजिए। अगेन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे यहाँ सवाल आप देख रहे हो, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे सवाल, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी तुमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी वही चीज मदद करने वाला है, तो प्लीज इसको भी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। जेनेटिक्स आपको तसल्ली से करने हैं, जेनेटिक्स में आपको जेनेटिक्स न्यूमेरिकल भी करने हैं। और यहां भी बहुत मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन कहां से आता है सर पता है, जो डायरेक्ट होते हैं, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर दो चीज तो बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि हर बार इससे सवाल आएगा। है तो अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर तुम दोनों कंप्लीट कर लेते हो तो 12 और 8 है ना, तुम्हारे मतलब 20 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, और जेनेटिक न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से कर लीजिए। जेनेटिक न्यूमेरिकल पे एक वीडियो है मेरा जहाँ पे 200 सवाल हमने कराए हैं जेनेटिक न्यूमेरिकल, जो भी पॉसिबल है तो उसको कर लीजिएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर का भी एक वीडियो तुमको मेरा मिल जाएगा अगर आप जेनेटिक डिसऑर्डर भी सिर्फ करना चाहते हैं पहले तो। क्या अगेन आ गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इस पर बहुत ज़्यादा सवाल बनता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है आपका रेगुलेशन ऑफ जीन, लैकोपेरॉन पे सवाल बनता है, और ट्रांसक्रिप्शन पे सवाल आता है। रेप्लिकेशन से ज़्यादा सवाल ट्रांसक्रिप्शन पे आता है, क्यों, टाइप ऑफ एमआरएनए वगैरह सब ट्रांसक्रिप्शन में पूछता है, ठीक है। इवोल्यूशन में सबसे पहले आप जो करेंगे दैट इज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, जैसे एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जो एग्जांपल है एनालॉगी, होमोलोगस ऑर्गन है ना, एनालॉगस ऑर्गन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा तुम्हारा इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो तो कर ही लीजिएगा, अगर ह्यूमन इवोल्यूशन का पूरा नहीं भी कर रहे हो तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगेन ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी से मत पढ़िएगा पहले, ठीक है। डोंट स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी। कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिसको आपको पहले एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें से एक ये है, एक आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, एक आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, उसको पहले कहीं अच्छी जगह से पढ़ लीजिए और फिर जाके एनसीईआरटी पढ़िए। इसमें एनसीईआरटी एकदम गलत सीक्वेंस में है, ठीक है, आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे एज कम्पेयर टू दूसरे चैप्टर्स, ठीक है। दूसरा फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें सारे डिजीज, ये भी रट्टाफिकेशन ही हो जाता है, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट तो आता नहीं है, तो डिजीज पे सवाल आ जाता है, वायरस, बैक्टीरियल, टाइफाइड वाइफाइड पे, ठीक है। फिर आपका ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज पे सवाल आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट भी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो काम चल जाएगा। तो माइक्रोब्स तो मैंने बोला ही, ये तो तुम्हारा स्टार चैप्टर है, नंबर यहाँ से आपके बनते हैं, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे आ गया टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे सवाल आता है, जैसे PVR 322 वगैरह पे, ठीक है। और यहाँ पे जो आता जाता है, जो मैंने बोला बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पे सवाल आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पे ज़्यादा सवाल आता है एज कम्पेयर टू बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे आपको पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पे सवाल सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स एंड इन इस इन्वायरमेंट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको उसको करना है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। अगेन इसको भी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगेन इकोसिस्टम में
इकोलॉजिकल पिरामिड पे सवाल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये कंफ्यूजिंग होता है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आ जाता है, तो इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। कहाँ पे स्पिंडल शेप पिरामिड होता है, कहाँ पे इन्वर्टेड होता है, कहाँ पे आपका अपराइट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। और खास करके एनर्जी वाले में भी सवाल आता है कि सैप्रोफाइट्स को हम नहीं डालते इकोलॉजिकल पिरामिड, तो वहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे सवाल आता ही आता है, ये भी हर बारी। इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन, इस पे बहुत ज़्यादा सवाल आता है, ठीक है। चलो एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन सा एनसीईआरटी से करना है, कौन सा एनसीईआरटी के बाहर करना है, वो भी हम लोग डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जैसे मैंने तुमको रट्टाफिकेशन चैप्टर की लिस्ट दी थी, ठीक है, उनको आपको एनसीईआरटी से करना है, एनसीईआरटी के बाहर से करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ये यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन सिर्फ तुमको एनसीईआरटी के बाहर से करना पड़ेगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, यहाँ पे एनसीईआरटी, सिर्फ यहाँ पे एनिमल टिश्यू और सेल जंक्शन तुमको एनसीईआरटी के बाहर से करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आ जाओगे सेल, आउट ऑफ एनसीईआरटी। मतलब तुम लेक्चर लगाओ, एनसीईआरटी का मतलब नहीं है कि एनसीईआरटी के बाहर से सवाल आता है, बट तुम लेक्चर लगाओ। जैसे तुमको उसमें देखो ना, माइक्रो बॉडीज में पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम और स्पेरोसोम नहीं दिया हुआ, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी से साइड हटके थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको लेके, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं दिया, उसमें सवाल आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी से हो जाएगा। इसमें सिर्फ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है, इसका फंक्शन कैसे काम करता है, एलोस्टेरिक साइट वगैरह क्या होता है, इसको आपको आउटसाइड एनसीईआरटी करना होगा, बाकी एनसीईआरटी से काम चल जाएगा, ठीक है। अगेन ये भी एनसीईआरटी से काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आउटसाइड एनसीईआरटी का कुछ नहीं आता, ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बट एनसीईआरटी से काम चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइड एनसीईआरटी क्यों, क्योंकि ईटीएस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, तो उसको आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। ये भी आउटसाइड एनसीईआरटी, थोड़ा सा आपको बाएं दाएं जाना पड़ेगा। तो मतलब इन सब में आपको लेक्चर लगाना जरूरी है, डिटेल वाले, वन शॉट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक अगेन एकदम एनसीईआरटी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा ही तुमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। अगर तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे तो मैं तुमको डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी यूट्यूब पे ही करा दूंगा, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी, ठीक है। ये चैप्टर तुम एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो वैसे, ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी तुम्हारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये भी आउटसाइड एनसीईआरटी, ये भी आउटसाइड एनसीईआरटी, क्योंकि इसमें ना तुम जब एसटीडी में तुमको बहुत सारे एसटीडी के नाम मिसिंग है, इनफर्टिलिटी में एक्चुअली क्या मैकेनिज्म होता है वो एनसीईआरटी दी नहीं है, तो इसको डिटेल में आपको देखना है, ठीक है। अगेन ये भी आउटसाइड एनसीईआरटी, ये भी आउटसाइड एनसीईआरटी, और ये तो एकदम एनसीईआरटी से पहले पढ़ना ही नहीं, बाद में पढ़ना, ठीक है। ये एनसीईआरटी से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब इसमें बाहर से सवाल आता ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ इम्यूनिटी वाला पार्ट अगर तुमको बाहर से थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी, ये भी मतलब थोड़ा इसमें ना सीक्वेंस एनसीईआरटी का गड़बड़ है, तो इसको तुम लेक्चर देख लोगे उसके बाद फिर करोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। ये एनसीईआरटी से एकदम 100% कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एनसीईआरटी से 100% कोई दिक्कत नहीं, ये भी एनसीईआरटी। यहाँ पे सिर्फ इकोलॉजिकल पिरामिड थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेना, और ये भी सिर्फ एनसीईआरटी से कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले तुम एनसीईआरटी वाले चैप्टर्स करो, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो कि कोई भी चैप्टर मुझे करना है, जैसे एनसीईआरटी वाला चैप्टर है, पढ़ना कैसे है वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो कि रट्टाफिकेशन चैप्टर जो मतलब या एनसीईआरटी ओनली चैप्टर है, तो एनसीईआरटी ओनली चैप्टर्स का क्या करो, मेरे यहाँ यूट्यूब पे एक सीरीज चल रहा है, इसको हम कहते हैं एनसीईआरटी एम्पलीफायर, ठीक है। तो एनसीईआरटी रिव्यू या कोई भी वन शॉट देख लो, ठीक है, या वन शॉट कोई भी देख लो, ठीक है, और इसके तुम नोट्स बना लो अच्छे, मतलब 1-2 पेज का नोट्स, और उसके बाद इसके पीवाईक्यू सॉल्व करो, इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक। यहाँ पे हमेशा जब भी नोट बनाइए आप शॉर्ट नोट बनाइए, ताकि क्योंकि इसमें एनसीईआरटी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, ठीक है। वही अगर आउटसाइड एनसीईआरटी वाले चैप्टर तो तुम्हें पहले लेक्चर लगाओ डिटेल वाले, किसी भी अच्छे टीचर से डिटेल लेक्चर लगा दो, ठीक है। इसमें वन शॉट काम नहीं चलेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर तुम नोट्स बनाओ, और फिर तुम एनसीईआरटी पढ़ो, और फिर तुम पीवाईक्यू करो, और फिर तुम क्वेश्चन करो, तब तुम इन चैप्टर्स में एक्सेल कर पाओ, क्योंकि इन चैप्टर्स में तुम कंफ्यूजन लाते हो, ठीक है। देखो एनसीईआरटी ओनली चैप्टर से तुम 200+ नंबर ला सकते हो, बट अगर तुमको 340+ मार्क्स लाना है तो तुमको ये वाले चैप्टर्स भी करने पड़ेंगे।
ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी बायोलॉजी फॉर योर नीट 2026 एग्जाम। मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि 360/360 बायोलॉजी में कैसे लाएं बाय द हेल्प ऑफ, कहाँ पे तुमको कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे मिस्टेक नोट बनाना है, ये डिटेल में हम बात करेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ टॉपिक वाइज वेटेज की बात करते हैं, इसलिए ये वाली वीडियोस हमने बता दिया। अगर तुमको इस तरह से मेरे पास बायोलॉजी पढ़ना है तो आ जाइए मेरे बैच में। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए 9007002666 में, और नीट 2026 सिलेक्शन बूट कैंप में एनरोल कर लीजिए, जहाँ पे हम इसी तरीके से ग्रिड फॉर्मेशन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है उतने नंबर आप नीट 2026 एग्जाम में लाए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।